नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विशाल अवस्थी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द इंडिपेंडेंट यूथ। और आज फिर से बात करने आ गया हूँ यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोगों का जो इस काले कानून के लिए पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन जोशी सर हों, या जो आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने इस्तीफे दे रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि इस रेगुलेशन को लाने की क्या ज़रूरत थी। मेरे हिसाब से तो इसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, लेकिन अगर ये कानून लाया गया है तो ये किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं लाया गया है। ये कहीं न कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस प्लान लगता है, ये एक राजनीतिक सोची समझी चाल लगती है, जो इस कानून को ऐसे समय पे लेकर के आया गया है, जहाँ पे सर आपने एक तबके को ही अलग कर दिया। और इस तबके को अलग करने का नतीजा अगर आप इतिहास में जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसी गलतियों करने वालों की देश में क्या हालत हुई है, क्या सज़ा हुई है, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हों, चाहे वो विदेशी ताकतें हों, चाहे वो कोई भी रहा हो। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 का पूरा मामला क्या है। सर, यूजीसी रेगुलेशन 2026 में आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमेटी बना दी, 24/7 हेल्पलाइन बना दी, और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों पे आपने अकाउंटेबिलिटी सेट कर दी कि आपको इतने दिन में इस मामले का निस्तारण करना है। सर, ये प्रेशर अगर आप किसी संस्था पे, किसी संस्था के बड़े चेयरपर्सन, डीन पे डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं सर। कहीं न कहीं वो अपने विश्वविद्यालय की फंडिंग को बचाने के लिए, कहीं न कहीं वो अपनी ऊपर कार्यवाही को बचाने के लिए जल्दी फ़ैसला करेगा। जल्दी फ़ैसला करने का मतलब होता है कि वहाँ पे न्याय ख़त्म हो गया। हमारे कोर्ट्स में इतने सारे मामले पेंडिंग हैं, हमारे जजेस सालों ले लेते हैं मामले को निपटाने में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश का एक मूल मंत्र है कि 100 गुनहगार छूट जाएँ लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यहीं पे ख़ारिज हो जाता है कि मेरी समझ में नहीं आया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। रही बात दूसरी, जब संविधान के आर्टिकल 17 में ये प्रॉपर लिख रखा है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और उसके लिए 1959 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट्स जो है 1959 में ऑलरेडी आ चुका है, जो इस चीज़ों को रोकने के लिए बनाया। उसके बाद 1976 में फिर से आप एक ऐसा लेके आए, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से इंस्पायर होकर एक एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद 1989 में फिर से एससी एसटी प्रिवेंशन एक्ट आ गया, जो इन सब चीज़ों की ऑलरेडी बातें करता है। तो फिर इस कानून की ज़रूरत क्या है सर? इतने सख्त कानून आपने पहले बना रखे हैं, और हमने देखा है कि तो फिर अब आप कैंपस में ये सब कानून, कैंपस में एक कानून बनाने का मतलब समझ रहे हैं सर आप? जहाँ पे 60%, 65% आपके देश की युवा की पॉपुलेशन है, उसके मन में जहर घोलने का ये एक ज़रिया है सर। जो बच्चे अगर जात पात पे उलझ के रह गए तो वो अपना करियर कैसे बनाएंगे सर? वो कैसे, आप कहते हो कि स्किल डेवलपमेंट, साइंस की तरफ ध्यान दो, विज्ञान की तरफ ध्यान दो, कला की तरफ ध्यान दो, ऐसे ध्यान देंगे सर? और दूसरी बात ये, जब आपको पता है कि अगर विद्यार्थी जात पात में फंस के रह गया तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम यहाँ पे सर सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे हम एकता के साथ रहें। और दूसरी चीज़ ये सर कि मैं इतने साल पढ़ा, अभी भी लोग पढ़ते हैं, अगर आप कॉलेजेस में जाके देखेंगे तो बच्चे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं, क्लास में बैठते हैं, कहीं पे जात पात की कोई बात ही नहीं होती। सर, आज की डेट में हमें इस चीज़ को ख़त्म करने की बात करनी चाहिए, आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं सर। मतलब आप हमारे देश को 50 साल पीछे धकेलने की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से योगदान दे रहे हैं। तो ये नहीं चल पाएगा सर। ये डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। रॉलेट एक्ट आया था जिसको काला कानून कहा गया था, अब आपका ये दूसरा एक्ट है जिसको काले कानून के नाम से संबोधित किया जा रहा है, और ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बढ़कर और कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब 3-3, 4-4 कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो हमें स्लाइटली इन सब चीज़ों को मैनेज करके
देश में एक समानता का व्यवहार पैदा करना चाहिए, ना कि आप ऐसे कानून थोप के इन चीज़ों को उखाड़ दो फिर से। मैं सर मैं सभी स्वर्ण समाज के लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो इसका पुरजोर विरोध करें जब तक इसमें संशोधन ना हो जाए या इस कानून को निरस्त ना कर दिया जाए। ये एक बहुत ही गलत संदेश है हमारे देश के लिए। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन की इकनॉमी बनाना चाहते हैं सर, आप चाइना से कॉम्पीट करने की कोशिश करिए, आप बड़े देशों से कॉम्पीट करने की कोशिश करिए, आप साइंस एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। एक तरफ आप वो भी प्रमोट कर रहे हैं कि हम ये सब काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिनसे आपको ये काम करवाना है यानी कि यूथ, उसको आप पीछे ढकेलने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं सर। तो ये नहीं हो पाएगा सर। जो भी है मतलब कम्युनिटी के आधार पर डिवाइड करना, कास्ट के आधार पर डिवाइड करना, तो मुझे लगता है सर ये स्ट्रेटजी टू कंट्रोल इंडियंस जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि डिवाइड करो रूल करो, और एक ये स्ट्रेटजी थी टू कंट्रोल इंडियंस की उनको आप जाति के आधार पे डिवाइड कर दीजिए और अपना काम कर लीजिए। सर एक और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने भाषणों में कहते हैं कि जो गुलामी की एक एक निशानी है उसको हम मिटा देंगे, हम जो भी ब्रिटिश निशानियां हैं उसके हम नाम बदल देंगे, वो मूर्तियां बदल देंगे, हम अपना बनाएंगे। और सर इसका क्या, ये जो कानून है ये सिमिलर नहीं लगता आपको कि ये डिवाइड एंड रूल से सिमिलर है? ये देश की भावनाओं पे सीधा चोट कर रहा है, और कुछ एक तरफ इतना ज़्यादा इंसाफ हो रहा है कि दूसरा तबका बिल्कुल दबा जा रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स को ठेस पहुंच रही है। नहीं नहीं सर, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ऐसा मत होने दीजिए। और अगर आप सत्ता के मद में इतना ज़्यादा चूर हो गए हैं तो आपको एक बार फिर से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास ने बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को ध्वस्त होते देखा है, इतिहास ने बड़े बड़े रूलिंग कंट्रीज़ को निस्तो नाबूद होते देखा है, इतिहास ने सही धारणा वालों को आगे बढ़ते देखा है और मद में चूर होके वापस ज़ीरो पे आते देखा है। तो अगर जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है तो उसको तोड़िए मत, और दूसरों की गलतियों से सीखिए, अपना काम ईमानदारी से करिए, ना कि राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन राजनीति और सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा कोई कृत्य अगर आपने कर दिया तो यहाँ पे एक ही गलती भारी होती है, चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि देश में शांति का माहौल बनाएं, युवाओं के अंदर पॉजिटिव चीज़ें भेजें, आप शिक्षा को प्रमोट करें, आप जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे एमआईटीज़ को जो है प्रमोट करें, आप डिफेंस में अपना बजट बढ़ाएं, आप यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करें, हाईटेक करें, टीचर्स को हायर करें, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दें, ना कि जात पात के मुद्दों पे इतना ज़्यादा फोकस करके ऐसे विषैले कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। बहुत बहुत मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये कानून क्यों गलत है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात का समर्थन करिए, आप लोग आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं आवाज़ उठाने के लिए कि आप किसी मैदान में जाके बैठें। मेरा यूथ से ये अपील है कि सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चलाइए, पोस्ट करिए, ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है अपनी आवाज़ उठाने का। आप जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करिए और कोशिश करिए कि हम शपथबद्ध हैं कि ये कानून को इम्प्लीमेंट हम नहीं होने देंगे, देश में भड़काऊ चीज़ों को हम नहीं आने देंगे, हमें तरक्की की तरफ जाना है और ये कानून हमें 50 साल पीछे ढकेल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।